अच्छा, आज हमने ना केंद्रीय इकोनॉमिक्स में डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ना। ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि केंद्रीय इकोनॉमिक्स में जो एग्रीगेट डिमांड है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनल जीडीपी एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करने के लिए। अब अकॉर्डिंग टू केन्स के जो कंजप्शन है ना, इसमें टू पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल और एक होती है ड्यूरेबल कंजप्शन। नॉन ड्यूरेबल कंजप्शन वो है ये ऐसी गुड एंड सर्विस जिन्हें हम स्टोर नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए, जिन्हें पर हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, जिस तरह ब्रेड है, अंडे हैं, वेजिटेबल है, सारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। ड्यूरेबल गुड्स जो वो चीज़ें हैं जो स्टोर की जा सकती हैं, लंबे अरसे तक खरीदी जा सकती हैं, और जो हम कंजप्शन कर रहे होते हैं इसमें जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं जैसे फ्रिज है, कार है, एयर कंडीशन है, सोलर है, ये बहुत सारी कंजम्पशन हम इंस्टॉलमेंट पे भी कर रहे होते हैं जो कि इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि जब आप रीपेमेंट कर रहे होते हो तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक हो गया। तो कंजम्पशन का एक पार्ट भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। थ्री टाइप्स की हमारी इन्वेस्टमेंट होती है: बिजनेस इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। वो सब के सब रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। और जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, यानी कि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट भी डिपेंड कर रही होती है। तो केस कहता है कि जो वो डिप्रेशन आया था ना, वो लो इन्वेस्टमेंट की वजह से ही आया था ना। कि इन्वेस्टमेंट लो हो गई थी, फिर फिस्कल स्टेबलाइजेशन पॉलिसी के जरिए हमने गवर्नमेंट ने अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और वो हम दोबारा उसी लेवल के ऊपर चले गए थे। तो यहाँ पर वो कहता है कि सपोज दैट ये हमारा नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम है ये, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर नोट, और इस पर ये इन्वेस्टमेंट हो रही है आई नोट ये वाली। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाए तो इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, और ये कंजम्पशन आई ऊपर चला गया जी। अभी मैंने इनको इंटरेस्ट रेट के साथ इनका फंक्शन नहीं लिखा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट चेंज हुई है, ये इन्वेस्टमेंट का रिलेशन इधर दिखा दिए, और ये इनकम में क्या हो गया, इजाफा हो गया। आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट का जो डिमांड फैक्टर है इन्वेस्टमेंट, जिसे हम वोलेटाइल फैक्टर ऑफ एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, जिसकी वजह से डिमांड ज्यादा या कम होती है उसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ गई है। अब मेन फैक्टर इधर क्या है, इंटरेस्ट। अब हमने केन्जियन इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रेट की डिटर्मिनेशन करनी है। क्लासिकल में तो की थी, क्लासिकल में कहाँ से हुई थी कि जो स्टेबिलिटी, जो लॉरेबल फंड जो थ्योरी हमने पढ़ी वहां पर सप्लाई, जहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाए, लॉरेबल फंड्स एंड सप्लाई, और जो वो है लॉरेबल फंड्स एंड जो बोरिंग होती है, लैंडिंग एंड बोरिंग, वो इक्वल हो जाए, सप्लाई ऑफ बॉन्ड डिमांड फॉर बॉन्ड्स इक्वल हो जाए, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल हो जाता है। और वो क्या रोल प्ले करता था, वो जो एग्रीगेट डिमांड के जो फैक्टर्स थे, यहाँ पर कंजम्पशन ज्यादा हो जाए, इन्वेस्टमेंट कम, या इन्वेस्टमेंट ज्यादा कंजम्पशन कम, वो एडजस्टमेंट करता था वहाँ। पर केस ये कहता है कि इंटरेस्ट रेट डिटरमिनेंट होता है जहां पर मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई आपस में इक्वल हो जाए। क्योंकि केस की जो थ्योरीज हैं वो नॉर्मली शॉर्ट रन की थ्योरीज हैं, और शॉर्ट रन में जो मनी सप्लाई है वो हमारे पास कांस्टेंट होती है। ठीक है, मनी सप्लाई यहाँ एज्यूम की हुई है कांस्टेंट। अब हमें मनी डिमांड की पढ़ने की जरूरत है। मनी डिमांड क्या है, ए पार्ट ऑफ इनकम दैट पीपल वांट टू होल्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। क्लासिकल के नजदीक मनी डिमांड किस लिए होती थी, जो हमने कैम्ब्रिज अप्रोच पढ़ी, सिर्फ और सिर्फ मनी डिमांड होती थी ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, यानी कि परचेज के लिए, या कोई इमरजेंसी परचेज करनी पड़ जाती है उसके लिए होती है। पर केंद्र ने जो मनी डिमांड है उसको टू हिस्सों में डिवाइड किया: मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन, और दूसरी उसने स्पेकुलेशन। ट्रांजैक्शन को, एक को वो ट्रांजैक्शन मोटिव कहते हैं,
और दूसरे को प्रिकॉशनरी मोटिव कहते हैं कि प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए मैसेज आया हुआ है। व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा? हाँ जी, अब नजर आ रहा है, देख बताएं। बताएं, आ रहा है? व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा? ये कैसे पॉसिबल है? व्हाइट बोर्ड तो क्लियर नजर आ रहा है। अब देखें। आधा ये जहां मैं लिख रहा हूं वो नजर नहीं आ रहा? अच्छा, अब नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास अच्छा अच्छा एडवर्टीजमेंट नजर आ रही थी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। चलिए, लेक्चर वैसे अभी स्टार्ट हुआ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब क्लियर है ना? एक दफा मुझे ओके कर दें, क्लियर नजर आ रहा है? मुझे बता दें, क्लियर नजर आ रहा है? अच्छा, जो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी है ना, जो स्पेकुलेशन मोटिव, ये ऐड किया है केन्स ने। उससे पहले जो क्लासिकल की थ्योरी थी, जहां हमने क्यूटीएम से इसको ड्राइव किया था, तो वहां पर भी हम मनी डिमांड की बात कर चुके हैं। यानी कि वहां पर हमने ये देखा था कि जो क्वांटिटी मनी और प्राइस का जो आपस में रिलेशनशिप है, वो ये मैं नजर नहीं आ रहा? ये क्या हो गया यार? बिल्कुल सही। अच्छा चले, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इसकी। वैसे मेरे पास तो यहाँ यही शो हो रहा है। अब देखिए, हाँ आवाज आ देखिए, रही है? आवाज आ रही है। अब बताएं अब मुझे। बताएं मुझे। हाँ जी, अब बताएं। अब नजर आ रहा है? हाँ जी, बताएं जरा। चले ठीक है, अब आ रहा है, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी है ना, ये हमने समझनी है। जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है, ये इनकम का फंक्शन होती है। इसको हम लिखते हैं एमटीडी भी लिखते हैं, एलटीडी एलटी भी लिखते हैं। इज अ फंक्शन ऑफ इनकम और पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे आप की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो कैश बैलेंसेस आप रखते हैं वो इंक्रीज होता है। ठीक है। और इसको एम फॉर मनी, टी फॉर ट्रांजैक्शन, डी फॉर डिमांड, या एल टी भी कहते हैं, लिक्विड लिक्विड फॉर ट्रांजैक्शन डिमांड। या लिक्विड लिख दें या मनी डिमांड लिख दें, सेम बात ही होती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो ऐड किया ना इसने स्पेकुलेशन मोटिव, इसको वो कहता है कि ये जो आइडिया है इसका, केन्स का, ये नॉवल पार्ट ऑफ केन्स एनालिसिस ऑफ मनी डिमांड है। नॉवल पार्ट उसे कहता है, जो रिचर्ड टी फ्रॉइड ने इसको लिखा हुआ है। यानी कि ये एक अलग से आइडिया इसने दिया मनी डिमांड का, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी। इसमें वो कहता है कि जो शख्स है ना, उसके पास जो टोटल टोटल वो जो मनी डिमांड करता है, टोटल मनी डिमांड करता है अकॉर्डिंग टू केन्स, उसको वो दो पार्ट्स में होती है उसके पास। एक फॉर एल टी,
ठीक हो गया। इसको हम, जो उसकी टोटल होल्डिंग है, जो एल टी है, इट्स कॉल्ड मनी, ये मनी शेप के अंदर वो रखता है। और जो एल एस है, उसको या वो मनी शेप में रखता है या बॉन्ड्स। अब वो कब मनी में रखेगा, जो उसने मनी डिमांड की है, और कब। अच्छा, बॉन्ड्स इसकी वही खसूसियात है जो हमने क्लासिकल में पढ़ी। ये परपेचुअल बॉन्ड है। परपेचुटी कहते हैं कि आपने एक बॉन्ड परचेज कर लिया है, वो आपको फिक्स इनकम देता रहेगा, पर उसकी मैच्योरिटी डेट कोई नहीं होगी, यानी उसकी रिटर्न नहीं करनी। रेट्स हैं वो हम अब हम स्टार्ट करने लगे हैं स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी। स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी। स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी से पहले कुछ टर्म हम देख लेते हैं जो इसमें बार बार यूज होंगी। एक होगा एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रिवेलिंग इंटरेस्ट ऑफ रेट, जो एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट। ये बात आपने याद रखनी है। यानी कि एक्चुअल रेट से मुराद क्या है, होता है नॉर्मल इंटरेस्ट रेट और या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम बात है। नॉर्मल बात कर लें, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट कह दें, या एक्सपेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये फ्यूचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इसमें बहुत रेलिवेंट है। एक है क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट। ये एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जहां पर जो पीपल है या जो खरीदने वाला है बॉन्ड्स, वो इनडिफरेंट हो जाते हैं। थोड़ा सा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए तो बॉन्ड होल्डिंग में फायदा होगा, अगर नीचे हो जाएगा तो कैश होल्डिंग में फायदा होगा। ठीक हो गया। और और इसमें आपने ये मैंने परपेचुटी बॉन्ड का आपको बता दिया है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, जो बॉन्ड होगा ये आपको पे स्पेसिफिक अमाउंट करेगा, और आपकी ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। बॉन्ड इनकम रिटर्न सेम, प्राइस चेंज ऑन डिमांड करंट, उसकी जो डिमांड होगी बॉन्ड की उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये वर्क कैसे करेगा जी बॉन्ड, इसको भी हम देख लेते हैं। सपोज डेट हमें 2015 में, अब मेरे पास थे 100, मेरे पास थे सपोज डेट 1100 रुपीज। 100 रुपीज मैंने ट्रांजेक्शन के लिए लिख दिए, और ये 100 रुपीज मैंने लिखे हुए हैं, रखे हुए हैं एल फॉर स्पेकुलेशन के लिए। अब मैं मार्केट जाता हूं, वहां जाता हूं, एक बॉन्ड खरीदता हूं जिसकी प्राइस है 2015 में 1000, और इससे जो मुझे ईयर बाद इनकम मिलेगी वाई बी 2015, वो मिलेगी $50 मिलेगी। मैंने इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर किया, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 50 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 5%। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है ना, इस पर है 5%, यानी कि ये करंट या करंट। अब जो इसने ये बॉन्ड खरीदा है ना, ये इसने इसलिए खरीदा है कि इससे मुझे थोड़ी अर्निंग हो जाएगी।
इससे मुझे क्या होगी, थोड़ी अर्निंग होगी। अगर इसे पता चल जाए कि ये बॉन्ड्स अगले साल हाफ प्राइस का रह जाएगा, तो ये इसको कभी भी नहीं खरीदेगा। ठीक हो गया। स्पेकुलेशन है, जुआ है, सट्टेबाजी है। वो उसके सामने दो सिचुएशन हो सकती हैं 2016 में। हो सकता है कि इस बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाए, हो सकता है इसकी बॉन्ड की प्राइस कम हो जाए। अगर बढ़ गई तो कैपिटल गेन हो जाएगा, अगर कम हो गई तो कैपिटल लॉस। 2016 में क्या होता है जी, कि जो बॉन्ड की प्राइसेस है वो 2016 में वो हो गई ₹500, $500। और जो वो इनकम दे रहा है 2016 में, वो दे रहा है $50। अब इसका हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस तरह इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट किया कि कितना है, 500 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आ जाएगा 10%। ये सिचुएशन हो सकती है 2016 में। या हो सकता है कि जो बॉन्ड की प्राइसेस है 2016 में कितनी हो जाए जी, $1000 हो जाए। और इनकम वो आपको क्या, नहीं, 1000 तो पहले ही है, इसको हम $2500 कर लेते हैं। और इनकम वो क्या दे रहा है, इनकम $5। या आप देखेंगे इनकम हमने कांस्टेंट एज्यूम की हुई है, इधर भी $5 है, इधर भी $5 है, इधर भी ये $50, 5 नहीं, $50 है। ठीक हो गया। अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट रेट का क्या फार्मूला है, इनकम जो बॉन्ड की है और प्राइस ऑफ बॉन्ड, ये जैसे ऊपर फाइंड आउट करते आ रहे हैं। तो ये 50/25 प्राइस ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय 100, और ये 5 1/, ये हो जाएगा 50, इसे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2%। अब ये है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ क्या आया, 10%। और यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट 2016 का आया 2%। अभी मैं हूं किसमें, 2015 में ही हूं। या इसको आपने 2025 कर ले, ये इजी हो जाएगा। वैसे 2026 कर लेते हैं। ठीक है, 26। अब मैंने जब आज 2025 में अगर मैं कोई बॉन्ड खरीदूं तो वो मुझे कितने का मिले, 1000 का, और इनकम उसकी कितनी हो, 50। तो उससे मैं जब कैलकुलेट किया तो मैं कह रहा हूं कि करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। ठीक हो गया। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10%। फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सपेक्टेड या नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 10%। और करंट कितना है, करंट 5% है। आने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हाई है। तो आने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, तो जो बॉन्ड की प्राइस है 2025 में वो कितनी हो गई, ₹500। मैंने तो कितने का खरीदा हुआ है, ये 1000 का। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, तो मैं बेचने जाता हूं इसे, तो ये $50 तो मुझे एक साल में मिल गए। और जो 1000 का बॉन्ड है वो मैं कितने का बेचूंगा, इधर 500 का बिकेगा। तो जो मैंने 1000 मनी डिमांड के थे, तो वो कितने हो गए, $450 का मुझे लॉस हो गया। यानी कि मेरे पैसे की वैल्यू सिर्फ $450 रह गई, 1000 थी। इधर आ जाए, इधर, और बॉन्ड की प्राइसेस क्या है, ज्यादा है। एक साल बाद मैं इसको सेल करने आऊं इधर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया,
तो 1000 वाला बॉन्ड कितने का बिक रहा है मेरा? 2500 का, प्लस 5 क्या हो गया? $2550 हो गए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है करंट, इसके ऊपर मैं एक्चुअल ए लिख रहा हूं, आर ए, एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। अगर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आने वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो होगा 2%। 2% का मतलब क्या है कि जो बॉन्ड की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि 5% है, आने वाले वक्त में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बॉन्ड्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो मुझे क्या होगा? कैपिटल गेन होगा। तो मैं क्या करूंगा? बॉन्ड होल्डर इंक्रीज हो रहा है, 1% 2016 में वो कितने का बिक रहा है? वो बिक रहा है 500 का। तो 50 तो मेरे चलो वहां से रिकवर हो गए, 500 में नुकसान में चला गया, तो जो टोटल लॉस था मेरा वो 450 हो गया। तो केन्स यही कहता है कि जब आप ट्रांजैक्शन से एक्स्ट्रा मनी को जब होल्ड करते हो तो उसके पीछे मकसद क्या होता है? आपका स्पेकुलेशन। आप देखते हो कि करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी और आप क्या करोगे? कैपिटल गेन करोगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाए, बॉन्ड की प्राइसेस डिक्रीज हो जाती है, और इट्स कॉल्ड कैपिटल लॉस। तो अब मेरे पास क्या थे? ये 1100 मैंने मनी डिमांड की हुई थी, जिसमें से 100 मैंने ट्रांजैक्शन के लिए रख लिए और 1000 मैंने स्पेकुलेशन के लिए रख लिए। अब इसका तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे, ये तो पहले बात हो चुकी है, ये तो इनकम का फंक्शन होता है, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन। अगर मैं यहाँ 1000 रुपया हूँ लेकर बैठा हुआ हूँ 2025 में, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा? इन 1000 रुपीज के बॉन्ड्स खरीद के रख लूंगा। 2026 में उसको 2500 का बेचूंगा और 50 रुपए मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट के मिलेंगे, तो मेरे पास कितने होंगे? 2550 रुपए, और जो मेरा बेनिफिट होगा वो 1250, यानी कि जो मेरे 1000 रुपया था अगले साल उसमें से मुझे 1550 रुपया बेनिफिट हो गया। ठीक हो गया। तो यहां पर मुझे 100% बॉन्ड्स होल्ड करने चाहिए। इस सिचुएशन में क्या है? इस सिचुएशन में आपको लॉस हो रहा है -$450 का। तो कोई रखेगा बॉन्ड? कभी भी नहीं रखेगा। वो कहेगा कि ये जो बॉन्ड्स के 1000 रुपए हैं ये मनी शेप में ही पड़े रहेंगे। तो केन्स ये कहता है कि हर बंदा अपने माइंड के अंदर क्लियर है, करंट रेट को देखते हुए वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ का अंदाजा लगाता है। अगर वो उसकी कैलकुलेशन पॉजिटिव में जाए तो वो सब पैसों के बॉन्ड्स होल्ड कर लेगा जो स्पेकुलेशन के लिए है। अगर लॉस में जा रहा है तो वो सब की सब मनी को रखेगा, वो लॉस बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आ जाती है इसकी डायग्राम इंडिविजुअल की। ये इंडिविजुअल डिसीजन लिया है हमने, इंडिविजुअल की डायग्राम। ये है आपके पास बी, आपके पास जो इनकम है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करें, मनी प्लस बॉन्ड। टोटल इनकम में से इसको ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन क्या है? एमटीडी। इसको माइनस कर दिया जाए तो जो पैसे बच जाते हैं वो सारे के सारे बॉन्ड्स के लिए होते हैं। अब बॉन्ड्स को आप, या बॉन्ड्स की स्पेकुलेशन को आप, या इसको बॉन्ड्स की शक्ल में रखोगे स्पेकुलेशन के जो पैसे हैं, या इसको आप मनी की सूरत में रखोगे। कैसे रखोगे? वो कहता है कि सपोज डैट ये है RIC, सॉरी RIN, ये नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये है RIC, क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे है, 1000 रुपीज का आपने बॉन्ड खरीदा और $5 उसने आपको दिए। अगले साल जब आप उसे बेचने गए
तो 995 का वो बिका और $5 आपको इनकम ये वाली आ गई 1000। यानी कि जो मनी थी, मनी रख लें या बॉन्ड्स रख लें, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक हो गया। तो ये एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए तो यहाँ पर जो पीपल है वो इनडिफरेंट हो जाता है, इंडिविजुअल। मनी रख ले नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज डैट यहाँ पर जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इससे ऊपर है, इस नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर है। करंट ज्यादा है, करंट क्या है, ज्यादा है, और जो नॉर्मल है वो क्या है, कम है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये इंडिविजुअल कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, ज्यादा है, आने वाले वक्त में ये कम आ जाएगा। जैसे ये कम होगा बॉन्ड की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी और मुझे कैपिटल गेन होगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड्स होल्ड करेगा। अच्छा, इधर नीचे इससे थोड़ा सा नीचे अगर यहाँ भी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ इस रीजन के अंदर, तो इसका ये होगा कि उसे कैपिटल गेन से थोड़ा लॉस, कैपिटल लॉस हो सकता है थोड़ा, पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो यहाँ इस एरिया के अंदर कवर होता जाएगा। और यहाँ आकर जो लॉस है और जो अर्निंग है वो एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगी। तो यहाँ पर बॉन्ड्स की अर्निंग या मनी रख लें, दोनों इक्वल है। अगर इस क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आना शुरू हो जाता है, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आना शुरू हो जाता है, तो लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बहुत कम है, आने वाले वक्त में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा और जो हमारी बॉन्ड की प्राइसेस है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो ये वाला जो एरिया होगा, ये इसमें ये सारी की सारी वो क्या करेगा, मनी होल्डिंग करेगा। ये सारी मनी होल्डिंग की हुई है, ये सारी मनी होल्डिंग है, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है। इधर वो इंडिफरेंट है, इधर इस रीजन के अंदर यहाँ मनी जीरो है, यानी कि वो जो 1000 था वो यहाँ तक तो है, इस इंटरेस्ट रेट तक। अगर इससे इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा तो सारी की सारी मनी आनी शुरू हो जाएगी। अगर इससे ऊपर जाता है इंटरेस्ट रेट तो वो क्या करेगा, बॉन्ड्स खरीदेगा। तो ये एनालिसिस है इसका, केन्स का। अब ये था इंडिविजुअल का। अब हम इसका रिलेशनशिप बनाते हैं एग्रीगेट, एग्रीगेट कम्युनिटी का पूरा डिमांड स्पेकुलेशन, डिमांड फॉर मनी, ये है मनी डिमांड स्पेकुलेशन, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहां से हमें क्या पता चला कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हाई है, तो लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉर्मल या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा और बॉन्ड की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, हाई हो जाएंगी। इधर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है करंट। तो लोग मनी डिमांड को कम करेंगे, लोग मनी डिमांड को क्या करेंगे, कम करेंगे। क्यों कम करेंगे, सबके सबके बॉन्ड्स खरीद लेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो जाता है तो मनी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इधर कुछ लोग सोच रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, बॉन्ड के प्राइसेस डिक्रीज हो जाएगी। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से बॉन्ड के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। यानी कि अब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है ये ऊपर जाए, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीचे। तो जो सोच रहे हैं कि नीचे जाएंगे उन्होंने मनी होल्ड करनी शुरू कर दी, और जो सोच रहा था ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, जो सोच रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाएगा वो बॉन्ड होल्ड कर रहे हैं। जो ऊपर का एक्सपेक्ट कर रहे थे बॉन्ड की प्राइसेस डिक्रीज होगी, वो मनी होल्ड करेंगे। इसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम लेवल पे आ जाए, जब मिनिमम लेवल पे आ जाए, ऐसा लेवल जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम हो गया है, अब इसके सबको कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे कम होने वाला नहीं है, अब जब भी होगा तो इसमें क्या होगा, इजाफा ही होगा। तो इजाफे का मतलब क्या है कि आपके बॉन्ड की प्राइसेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आप क्या करोगे, लॉस में जाओगे। तो इसको हम मिला बनाते हैं, और ये अगर इससे ज्यादा लोगों की इनकम आएगी
तो वो इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मनी डिमांड को इंक्रीज करते जाएंगे। इसी को केन्स क्या कहता है, लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। ये ऐसा ट्रैप है जहां पर हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अब इंक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होगा, क्योंकि मिनिमम है, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता। ये 2% 3% पे आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे नीचे क्या जाएगा। तो यही वाली सिचुएशन को केन्स ने कहा, क्या कहा है, लिक्विडिटी ट्रैप। ऐसी सिचुएशन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम हो जाए और जो मनी की डिमांड है वो इन्फिनाइट होती चली जाए, मनी की डिमांड इन्फिनाइट होती चली जाए, और जितना भी पैसा लोगों के पास आए वो उसको मनी मार्केट में भेजने की बजाय अपने पास होल्ड करने को प्रीफर करें, तो इट्स कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक हो गया। अब यहां से हमें क्या पता चला कि जो मनी ट्रांजैक्शन डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, मनी स्पेकुलेशन डिमांड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मनी डिमांड ज्यादा है ट्रांजैक्शन स्पेकुलेशन की, और ज्यादा पर कम है, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप आपको नजर भी आ रहा है। और अगर हम इसको मनी डिमांड को इस तरह लिख दें, एम टी डी एम एस, स्पेकुलेशन फॉर डिमांड, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी वन वाई, ये इसका कॉफिशिएंट आ गया, या वो पोर्शन जो लोग इनकम का अपने पास होल्ड करना चाहते हैं फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, प्लस इसको हम स्मॉल एम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का है और इनका मनी डिमांड का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेगेटिव ताल्लुक होता है, तो ये नेगेटिव हो गया। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई जो मनी फॉर डिमांड की है। अब आ जाती है बारी रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिटर्मिनेशन की। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन, तो जहां पर मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल होगी, मनी सप्लाई कांस्टेंट, ये मनी डिमांड है, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिटर्मिनेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर इनकम बढ़ जाती है, मनी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। मनी डिमांड अगर कम हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कम हो जाएगा। तो मनी डिमांड का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का पॉजिटिव ताल्लुक होता है। मनी डिमांड ज्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा, मनी डिमांड कम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम। इसी तरीके से ये मेरे पास मनी सप्लाई है और ये मनी डिमांड है, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन हो गया, मनी सप्लाई बढ़ा देती है सेंट्रल बैंक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। मनी सप्लाई को कम करने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेगेटिव रिलेशनशिप होगा केन्सियन इकोनॉमी। तो अब सवाल क्या है कि केन्सियन इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिटर्मिनेशन और क्लासिकल इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट की डिटर्मिनेशन में क्या फर्क है। तो आप बताएंगे, वहां पर जो थ्योरी अप्लाई होती थी वो लॉनेबल फंड और लॉनेबल फंड थ्योरी अप्लाई होती थी, और यहाँ पर मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई जहां पर होगी, तो वहां पर इंटरेस्ट रेट की डिटर्मिनेशन होगी। क्लासिकल इकोनॉमिक्स में हमने कैम्ब्रिज अप्रोच में पढ़ा कि मनी डिमांड इज ओनली ए फंक्शन ऑफ इनकम, और इनकम में से हम एक खास प्रपोर्शन मनी डिमांड का रखते थे अपने पास, जो कि के वैल्यू और जो वेलोसिटी का रेसिप्रोकल होती थी वो डिटरमाइन करती थी। यहाँ पर केन ने एक मनी डिमांड का एक और फंक्शन जनरेट किया। उसने कहा जी ट्रांजैक्शन और स्पेकुलेशन डिमांड के लिए तो होती है, वो तो इनकम का फंक्शन होती है। जो मनी डिमांड है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी इन्फ्लुएंस होती है। और वो कैसे इन्फ्लुएंस होती है, मैंने आपको दोनों कर्व्स बनाकर दिखाए। आखिर में हमने मनी डिमांड का नेगेटिव कर्व ड्रा किया, और जहां पर मनी सप्लाई और मनी डिमांड ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वहां पर वहां पर हमने
इंटरेस्ट रेट की डिटर्मिनेशन की। तो इसमें लिक्विडिटी ट्रैप है, वो मैंने कॉन्सेप्ट दिया आपको। क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और मनी डिमांड का और मनी सप्लाई से रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ISLM कर्व की बात करते हैं थोड़ी सी, और फिर मैं इसके बाद भी लिंक भेजूंगा क्योंकि 2 क्लासेस मैंने नहीं ली थी, तो दोनों क्लासेस अभी मिल जाऊंगा। ISLM कर्व थर्टी सेवन में जॉन हिक्स ने एंड मिस्टर केन्स के नाम से, उसमें उसने जो थ्योरीज हैं केन्स की क्लासिकल की, इनको कमोडिटी मार्केट और मनी मार्केट की मदद से समझाने की कोशिश की गई है। ये शॉर्ट रन मॉडल है। इसमें यह अज्यूम किया जाता है कि जो प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स हम नहीं इसमें कंसिडर करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस पहले एक्सक्लूड करते हैं, बाद में गवर्नमेंट के स्पेंडिंग को भी हम शामिल कर लेते हैं, यानी कि 3 सेक्टर इकोनॉमी कह लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे IS का। आई फॉर इसमें इन्वेस्टमेंट है, एस फॉर सेविंग है, और जो आई है ये गुड्स और कमोडिटी। अगर आपसे पूछा IS कर्व किसको रिजल्ट करता है, तो आप कहेंगे कि ये गुड्स मार्केट को, गुड्स जो मार्केट है उनको एक्सप्लेन करता है। बस ये 1 मिनट रह गया, ये एंड हो जाए तो इसके बाद मैं दूसरा लिंक शेयर करता हूँ, क्योंकि अब 1 मिनट में ये जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूँ ये होगा नहीं। ठीक हो गया, तो मैं दूसरा लिंक शेयर कर रहा हूँ आपसे। ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग के बाद मैं दूसरा शेयर करता हूँ आपसे।